हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आज भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप कौन कौन से हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे ही भाषा कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के भावों एवं विचारों को आसानी से समझ सकता है। इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा होता है। जब हम विभिन्न संकेतों से अपने भावों को और अपनी बातों को एवं जिज्ञासाओं को प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चों का ताली बजाना, भूख लगने पर रोना और स्कूल की घंटी बजना, यह सब सांकेतिक भाषा है। इस प्रकार भाषा के दो मुख्यतः रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और दूसरा होता है रूप लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसमें बोलकर और सुनकर हम बातों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह हम जन्म के साथ शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार की जो भाषा है जो कि व्यवहारिक रूप में प्रयोग होती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही भाषा का लिखित रूप कहते हैं। यह लिखित रूप में होती है जिसमें कि हम मौखिक भाषा को ध्वनियों एवं चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं, वही भाषा जो है लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा का महत्व इस प्रकार है, इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सकती है और यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। इस प्रकार की भाषा लिखित भाषा करती। हिंदी के विविध स्वरूप कौन कौन से हैं? राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा एवं राष्ट्रभाषा। तो चलिए शुरुआत करते हैं संपर्क भाषा से। वह भाषा जो जिसमें भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क अर्थात एक दूसरे से संपर्क करना, ऐसी भाषा को जो कि वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई स्तर पर जोड़ने का कार्य करे उसे ही संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में ऐसी संपर्क भाषा हिंदी है। उत्तर भारत के निवासी दक्षिण में जाकर या पश्चिम में जाकर हिंदी भाषा में ही संपर्क स्थापित करते हैं। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, यानी कि वह भाषा जिसमें सरकार के सभी आदेश, निर्देश और इसी में प्रकाशित होते हैं। हिंदी में ही लिखित रूप में इन्हें लिखा जाता है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ही भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इस प्रकार बहुत सारे जो राज्य हैं उनकी राजभाषा हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा रोज के कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली एवं समझी जाती है और भारत की कुल जनसंख्या के 60% लोग इस भाषा को हिंदी भाषा को समझते हैं, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के आदर्शों को अपने में समाये हुए है। आइए अब हम मानक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ पर भाषा में अनेक रूप दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं अनेक रूप होते हैं भाषा के, परंतु यह जो मानक भाषा है यह व्याकरण के नियमों पर पूर्णतः आधारित होती है। इसमें कोई भी प्रकार की गलती स्वीकार नहीं होती और यह जो भाषा है वो साहित्यिक ग्रंथों एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रयोग में लाई जाती है। प्रादेशिक भाषा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। प्रादेशिक भाषा वह भाषा होती है जो एक विशेष प्रदेश में बोली जाती है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। इस प्रकार की जो भाषा है वह प्रादेशिक भाषा है। भाषा जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहा जाता है। और बोली वह होती है जो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अब देखते हैं बोली एवं भाषा में अंतर क्या क्या है। भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। जो भाषा है उसका जो क्षेत्र में बोली जाती है उस रूप को बोली कहते हैं, और बोलियों का सामूहिक रूप जो होता है वह भाषा होता है। उदाहरण से जानते हैं, जैसे कि भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, बुंदेली, यह सब क्या है, बोलियां हैं। और भाषा के अंतर्गत जैसे क्या आती है, हम सभी जानते हैं हिंदी आती है, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाएं भाषा के अंतर्गत आती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि वह एक छोटी सी क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है, इसलिए इसका क्षेत्र कैसा होगा, सीमित होगा। हम सभी जानते हैं भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका क्षेत्र कैसा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। जैसे हिंदी भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती है, आप सभी को पता है। इसीलिए जो भाषा का क्षेत्र है वह विस्तृत होता है। बोली का प्रयोग दैनिक बातचीत के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसको बोली कहते हैं, और सरकारी कामकाज के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वह भाषा होती है। बोली में साहित्य बहुत कम मिलता है, साहित्य तो मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है। जैसे कि रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं। ये बहुत साहित्य इसमें है परंतु बहुत कम मात्रा में है। लेकिन भाषा में जो साहित्य है वह बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। हिंदी भाषा में आपको बहुत ज़्यादा साहित्य मिल जाएगा। बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है, आपस में उनमें बोधगम्यता होती है। जैसे दो बोलियां हैं उसमें आपस में बोधगम्यता होती है, परंतु दो भाषाओं में बोधगम्यता नहीं होती है, परस्पर उनमें बोधगम्यता नहीं होती। अगर उनमें बोधगम्यता अगर मिल भी जाए तो वो बहुत ही कम होती है। बोली के अंतर्गत कोई भाषा नहीं आती है। बोली के अंदर कोई, जैसे अवधी के अंदर कोई भाषा नहीं आती, ब्रज के अंदर भी कोई भाषा नहीं आती है, परंतु भाषा के अंतर्गत कई बोली आ जाती हैं। जैसे कि हिंदी के अंतर्गत आ जाती है ब्रज भाषा, अवधी, यह जो है इस प्रकार भाषा के अंतर्गत कई बोली आती हैं। तो चलिए जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा में लिखने की जो विधि होती है उसे ही लिपि कहा जाता है। लिखने के लिए हमें कुछ पहले चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब चिन्ह यह निश्चित होना चाहिए कि चिन्ह कौन से हैं, कैसे हैं। तो जो निश्चित चिन्ह होते हैं उन्हें ही लिपि कहा जाता है। वह पहले से ही निश्चित किए होते हैं और उस निश्चित चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहा जाता है। यानी कि लिखित रूप में जो मौखिक ध्वनियाँ हैं उसके लिए एक लिखित रूप बना दिया जाता है और उस लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। हम कुछ भाषाओं की लिपि के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है और मराठी, ये तीनों भाषाओं के जो लिपि है वह देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत और मराठी की देवनागरी है। बांग्ला की बांग्ला है लिपि। पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि है। अंग्रेजी के लिए रोमन और उर्दू के लिए फ़ारसी, तमिल के लिए तमिल और उड़िया के लिए उड़िया ही लिपि है। इस प्रकार से ये उदाहरण दिए हुए हैं। जो यहाँ जो उदाहरण में भाषा और लिपि बताई गई है आप इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्याकरण क्या है? व्याकरण का सामान्य सा अर्थ होता है विश्लेषण करना, यानी कि यह देखना यह शुद्ध है या नहीं है। अर्थात व्याकरण वह चीज़ है जो कि शुद्धता बताता है। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण आदि बिंदुओं का विश्लेषण व्याकरण का कार्य है। आइए जानते हैं कि व्याकरण के जो कार्य है वो क्या है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों इन सभी का शुद्ध ज्ञान और उसका प्रयोग बताता है। जी हाँ दोस्तों, भाषा को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्य है वह व्याकरण करता है। अब व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार एवं वाक्य विचार। अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।